Students, now we are going to talk about Sri Lanka, the next part of our video, श्रीलंका। जो श्रीलंका था वो 1948 में 4 फरवरी 1948 में जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ, उसके सामने जो चैलेंज थे वो मिलिट्री या मोनार्की के नहीं थे। उसके सामने चैलेंज थे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की, जिसकी वजह से एक रीजन दूसरे रीजन से अलग होना चाहता था। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, पॉलिटिक्स इन श्रीलंका, जैसे इंडिपेंडेंट हुआ उसकी जो पॉलिटिक्स थी, जिसको पहले सिलोन कहते थे हम श्रीलंका को, वो क्या वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी श्रीलंका को थी, वो थी सिंहाला कम्युनिटी, और उनकी दुश्मनी थी तमिल्स के साथ जो इंडिया से माइग्रेट हुए थे टू श्रीलंका और वहाँ पे सेटल हो गए थे। ये माइग्रेशन इंडिपेंडेंस के बाद बहुत देर तक चालू रहा। तो जो सिंहालाज नेशनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि ठीक है, ये माइग्रेशन तो चलता रहे, लेकिन हम तमिल्स को कंसेशन क्यों दें भी। श्रीलंकन सिंहाला वो तमिल को कंसेशन क्यों दे, बिकॉज श्रीलंका बिलोंग टू सिंहाला का है श्रीलंका, तो तमिल्स बाहर से आए हुए माइग्रेंट हैं, उन्हें कंसेशन नहीं मिलना चाहिए। अब जैसे ही इनका नेगलेक्ट होने लगा तमिल्स का, तो ये एक मिलिटेंट ग्रुप के रूप में उठ खड़े हुए। फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स the militant organization the Liberation Tiger of Tamil Eelam LTTE, a militant organization who demanded a separate country। अब क्या है, वो फाइट कर रही थी आर्म्ड स्ट्रगल विद श्रीलंकन आर्मी, और वो कह रहे थे कि तमिल एलम बना दो या एक सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स। श्रीलंका को दो पार्ट में करके एक सेपरेट कंट्री बना दो श्रीलंकन्स के लिए जो हों तमिल्स हों। तमिल एलम दे दो स्टेट को नाम, या एक सेपरेट कंट्री का नाम दो। अब जो एलटीटी थी वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा कंट्रोल था उनका, मतलब जो फाइट चल रही थी, गोरिल्ला युद्ध चल रहा था जो आर्मी के साथ, वो चल रहा था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। द श्रीलंकन प्रॉब्लम involve people of Indian origin, and there is considerable pressure from the Tamil people in India to the effect that the Indian government should protect। अब इंडिया के जो तमिल लोग थे, the government of India was pressurized by Tamil people in India to protection of the Tamils in श्रीलंका। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जो तमिल लोग तमिलनाडु साइड स्टे कर रहे थे, उनका बहुत बड़ा प्रेशर था इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्हें उनके हितों को बचाया जाए, या उन लोगों को बचाया जाए जो वहाँ पे तमिल्स हैं। तो अब इंडिया साइंड ए अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंट ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स। अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई, अब नेगोशिएट किया उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ तमिल के क्वेश्चन पर, और 1987 में इंडिया फर्स्ट टाइम पहली बार तमिल के क्वेश्चन को लेकर उनके साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया। श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हो गया और उनके साथ एक अकॉर्ड साइन किया कि क्यों ना शांति बहाल की जाए यहाँ पे श्रीलंका के अंदर, और इंडिया ने अपनी ट्रूप्स भेजी, स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल के बीच में एक अच्छा रिलेशन बन जाए। लेकिन जैसे इंडियन फोर्स गई वहाँ पे, तो तमिल्स थे, उनको तो लगा कि हमें बचा लिया जाएगा क्योंकि वो LTTE थी, ठीक है, उनके साथ डायरेक्ट फाइट पर था, इंडियन आर्मी डायरेक्ट फाइट पर थी LTTE के साथ। और जो वहाँ के श्रीलंकन्स थे, मतलब चाहे तमिल से, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि इंडियन आर्मी इंटरवीन कर रही है उनके घरेलू मसलों के अंदर।
तो 1989 के अंदर जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF, उनका ऑब्जेक्टिव अटेन में भी उन्होंने शांति बहाली नहीं की, लेकिन इंडिया ने वहाँ से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया। तो इंडिया ने अपनी फोर्सेस को इवेंचुअली द इंडियन आर्मी गोट इनटू फाइट विद LTT। लेटर ऑन इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस IPKF वाज पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका इन 1989 में पुल्ड आउट होगी विदाउट अचीविंग इट्स एम। मतलब जो एम था वहाँ पे स्टेबलाइज करने थे रिलेशन, वो नहीं हो पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा इंडिया में। तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, मैं नाम लूँगा, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जैसे नॉर्वे और आइसलैंड हैव बीन ट्राइंग टू ब्रिंग द वॉरिंग ग्रुप्स बैक टू नेगोशिएशन। स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बहुत जोर लगा रहे हैं कि क्यों ना जो ये लड़ने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है, इसको शांत किया जाए और वो सरकार के साथ बैठकर बातचीत करे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं नॉर्वे और आइसलैंड, वो चाहते हैं कि ये आपस में बैठकर बातचीत करें, उस मुद्दे को सुलझा लें। In spite of ongoing conflict, Sri Lanka has registered considerable economic growth and recorded high level of human development. इतनी बड़ी फाइट चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है और वो श्रीलंकन गवर्नमेंट शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी है वहाँ पे। अब इन स्पाइट ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट द इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका हैज़ ऑलवेज बीन हाई। मतलब इकोनॉमी हमेशा ऊपर रही है। श्रीलंका वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू ग्रोथ to successfully control the rate of growth of population, the first country in the region to liberalize its economy and had the highest per capita gross domestic product GDP सबसे ऊपर है। पहला कंट्री है जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल की है और फर्स्ट कंट्री जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करके, मतलब ऐसी जोन में तब्दील किया कि बाहर के लोग आके वहाँ पे पैसा लगा पाएँ। लिबरल इकोनॉमी को जनरेट किया उन्होंने, लिबरलाइज किया ताकि दूसरी सरकारें भी यहाँ आके पैसा लगा सकें। अब अगला टॉपिक है हमारा इंडिया एंड इट्स नेबर। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें हम बात करते हैं। जो मेन नेबरिंग कंट्रीज़ है इसमें नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और पाकिस्तान। नेपाल की बात करें तो इंडिया का नेपाल के साथ, पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की, नेपाल की नहीं, पहले बांग्लादेश की। अब इंडिया और बांग्लादेश का जो डिस्प्यूट है वो है वाटर शेयरिंग को लेकर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर है जो इंडिया से होता हुआ बांग्लादेश की तरफ जाता है। तो इंडिया ने एक फरक्का बैराज डैम बना रखा है, तो बांग्लादेश कहता है, और एक तीस्ता रिवर है। तो इंडिया ने गंगा ट्रीटी की थी 1969 में कि इतना शेयर ऑफ वाटर बांग्लादेश ने कहा हमें मिलना चाहिए, और उस ट्रीटी से आज चल भी रहा है। फिर जो बांग्लादेश है वो, अब इंडियन गवर्नमेंट है वो बांग्लादेश से इस बात पर खुश नहीं है। इलीगल इमिग्रेंट्स और जो बांग्लादेश है वहाँ के जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं जो उग्रवाद फैलाते हैं उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा सा बांग्लादेश का पार्ट है, उसके अंदर से इंडियन ट्रूप्स को कभी मूव करने नहीं दिया जाता, और इंडिया को ना ही वो एक्सपोर्ट करने देता है नेचुरल गैस। लेकिन ऐसा म्यांमार के साथ वो ऐसा कर रहा है। म्यांमार को वो कह रहा है कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, किसी भी देश से लेना चाहते हो हमारी बॉर्डर को यूज़ कर सकते हो। और जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है वो ये फील करती है कि इंडिया उन्हें बुली कर रहा है ओवर द रिवर वाटर, कि रिवर वाटर इतना दिया जा रहा है आपको, उतना ले लो, इतना नहीं है। तो एक बहुत बड़ा कंट्री है तो उनको बुली कर रहा है, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स है। फिर जो बांग्लादेश है वो ये कहता है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे जो रिबेलियन है चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर जो वो नेचुरल गैस को
एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी मदद कर रहा है, मतलब ट्रेड में अनफेयर हो रहा है इंडिया, मतलब उनकी मदद करता है, उन रिबेलियंस की, जो वो नक्सलवादी लोग हैं उनकी हेल्प करके वहाँ से नेचुरल गैस निकाल रहा है विद बांग्लादेश की टेरिटरी से। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई, लेकिन फिर भी बांग्लादेश इंडिया की लुकिस्ट पॉलिसी है उसके साथ लिंक रहा है, और इंडिया लुकिस्ट पॉलिसी का बहुत बड़ा फेवर में था इंडिया, और बांग्लादेश उसका पार्ट है, क्योंकि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार जुड़ना चाहता है, इस वजह से उसे बांग्लादेश को एक पार्ट बना रखा है। अब आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी ये दोनों जो बांग्लादेश और इंडिया है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर दोनों एक कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इनका कोऑपरेट बहुत सेंसिटिव मैटर्स पर हमेशा ये एक दूसरे के साथ खड़े हैं। देन वी हैव सेकंड, स्टिल बोथ द बांग्लादेश शेयर कोर्डियल, मतलब कोर्डियल रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन भी अच्छे हैं और वो धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेपाल की, जो नेपाल की इंडिया के साथ एक ट्रीटी हुई कि वहाँ के सिटीजन्स हैं जो नेपाल के हैं, दोनों तरफ के लोग हैं, विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पे जाके वर्क कर सकते हैं, चाहे पासपोर्ट पर आपकी सिर्फ मोहर लगवाने की ज़रूरत होती है। इंडिया के इसके साथ बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी इंडिया का इसके साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट चलता है, किस बात को लेकर कि नेपाल के जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो बहुत अच्छे हैं, या वो उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, और इंडियन को स्पीशियस रहता है इंडिया कि नेपाल कहीं पे चाइना की मदद तो नहीं कर रहा। और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज है वो वहाँ के जो मेओइस्ट ग्रुप हैं, मेओइस्ट मूवमेंट है, वो इंडिया के लिए ख़तरा बनता जा रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि वो वहाँ के नक्सलवादी लोगों को, मेओइस्ट है वो नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडिया के बिहार और आंध्र प्रदेश स्टेट्स में, बिहार इन द नॉर्थ और आंध्र प्रदेश इन द साउथ में बहुत नक्सलवादी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो नेपाल के, वो ये सोचते हैं कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है, और उन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उनको इंडिया लगने नहीं दे रहा, या रिवर वाटर है जो वाटर का शेयर है उतना इंडिया दे नहीं रहा, और इंडिया मतलब अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी दोनों के इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होते हुए भी दोनों देश ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर, मतलब इंडिया कोऑपरेट कर रहा है बहुत सारे मसलों पर, ट्रेड पर, साइंटिफिक सिचुएशंस पर, और रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाना है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करनी है, और वाटर को कैसे बचाना है, वाटर का मैनेजमेंट कैसे करना है कि वहाँ पे कुछ ऐसे झीलें बनाई जाए ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके। अब इंडिया और श्रीलंका की बात करें हम, इंडिया और श्रीलंका को लेकर हम यही मानते कि वहाँ पे सबसे बड़ा है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है जो चल रहा है सिंहालाज और तमिल्स के बीच में। ये इंडिया के लिए हमेशा मतलब कबाब में हड्डी की तरह एक्ट कर रहा है, कबाब में हड्डी की तरह है, क्योंकि बोन ऑफ कंटेंशन है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इसमें इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल व्हेन तमिल्स आर पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड बीइंग किल्ड। इंडिया के साथ जो आइलैंड नेशन है, इंडियंस लीडर हैं और सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो तमिल्स इंडियन गवर्नमेंट के साथ हमेशा अनहैप्पी रहे हैं, क्योंकि इंडिया वहाँ पर उनकी मदद नहीं कर पा रही है। 1987 में जब मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ था तो इंडिया ने उनके साथ बीच में ना जाने का वादा किया उन्हें कि हम आपके बीच में नहीं आएंगे, और इंडिया साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका। इंडिया ने प्रेफर किया कि क्यों दोनों साइड के लोगों को दुखी किया जाए, या इंडिया किसके साथ जाए, तमिल्स के जाए या श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ जाए। इसलिए इंडिया ने अपनी दूरी बनाए रखी इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से। फिर इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका के साथ, एंड जैसी वहाँ पे एक बार बहुत बड़ी सुनामी आई थी तो इंडिया ने उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए इकोनॉमिक एड दी, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दोनों कंट्रीज़ को आपस में जुड़ने का मौका मिला और आपस में पास आ गए। फिर अगली बात है हम करेंगे भूटान की। भूटान में जो मोनार्क है उसने जो गोरिल्ला
युद्ध के जो माहिर लोग होते हैं, मतलब मिलिटेंट्स होते हैं, गुरिल्ला एंड मिलिटेंट्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो ऑपरेट कर रहे थे, इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्हें वीड आउट, उन्हें जड़ से ख़त्म किया भूटान के राजा ने, भूटान के मोनार्क ने, और इंडिया को हेल्प की उनको मारने के लिए। तो इंडिया और दोनों देश बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स साइन कर रहे हैं। रिमेन ए हिमालयस किंगडम बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड, इंडिया के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि भूटान इंडिया के साथ मिलकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रहा है, और इंडिया और इसके बीच में कोर्डियल रिलेशन है हमेशा, क्योंकि ये छोटा सा देश है और वहाँ पे भी धीरे धीरे डेमोक्रेसी आ रही है और इंडिया हमेशा उसकी मदद कर रहा है। फिर हम मालदीव की बात करते हैं। मालदीव के साथ भी इंडिया के अच्छे संबंध रहे। कुछ टाइम पहले जो मालदीव था वहाँ पे तमिल मर्सनरीज ने अटैक कर दिया था मालदीव के ऊपर, तो इंडियन एयरफोर्स ने क्विकली रिएक्ट किया और उनके देश को मतलब वो अटैक करना चाहिए, उस अटैक से बचाया। इसलिए इंडिया ने उस देश के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, टूरिज़्म में और फिशरीज़ में भी बहुत बड़ी हेल्प की है, उन्हें पैसा दिया है, उन्हें फंड्स जारी किए हैं और उनके देश को एक बहुत बड़े अटैक से बचाया। वो भी मालदीव के जो थे सल्तनत, मतलब जो मालदीव था उनके जो बड़े लोग थे, उन्होंने कहा था इंडिया को दैट यू शुड हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम दिस इन्वेजन, और इंडिया ने ऐसा ही किया, अपनी एयरफोर्स के साथ जाकर उन्हें बचा लिया। थैंक यू सो मच गाइस, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।